हेलो गाइज, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज अपने इससे पहले डिस्कस कर रहे थे अपने परफॉर्मेंस पैरामीटर वगैरह और एफिशिएंसी वगैरह अपनों ने डिस्कस कर चुके हैं। आज अपने बात करेंगे हीट बैलेंस शीट के बारे में और उसके बाद में अपने डिस्कस करेंगे डायनेमोमीटर और मोरेस टेस्ट। उससे पहले एक बच्चे का कल मैसेज आया था, उन्होंने SAF रेशो पूछा था। वैसे मैंने 2 बार बता चुका हूं, पर मेरे ख्याल से उनको SAF का मतलब नहीं पता लगा। तो साइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो को अपने कहते हैं SAF रेशो। पहली बात तो आप ये ध्यान में रखेंगे। ये क्या होता है, किसी भी आईसी इंजन में फ्यूल को जलाने के लिए जो जस्ट इनफ एयर है, मतलब इससे ना कम ना इससे ज्यादा एयर अपने को चाहिए, मतलब एक प्रॉपर मिक्सर जिसे अपने कह सकते हैं, उसको अपने कहते हैं साइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो। इस बात को अभी आप समझ गए होंगे। जिसकी भी क्वेरी थी मैंने उनको कहा था कि मैं आपको अगली क्लास में ये चीज क्लियर कर दूंगा, तो आई होप उनको ये बात समझ आ गई होगी कि फ्यूल को पूरे तरह से जलाने के लिए जस्ट इनफ एयर, ना जस्ट इनफ एयर मतलब ना उससे कम ना उससे ज्यादा इनफ एयर। फॉर एग्जाम्पल अभी अपने अगर मैं इसकी बात करें कट ऑफ की, कि मान लो 400 में से कट ऑफ चली गई 180, ठीक है, और आप में से किसी के 180 नंबर ही आए हैं, तो ये क्या है, जस्ट इनफ पासिंग मार्क्स है कि इससे अगर कम होते तब आप कोई मतलब नहीं था, इससे ज्यादा होते तब अच्छी बात थी। मतलब जस्ट एक प्रॉपर इनफ है कि इससे कम या ज्यादा, मतलब कम तो चलेंगे नहीं। एक एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूं। उसी प्रकार से जस्ट इनफ एयर कि इससे ना कम ना इससे ज्यादा एयर इस पूरे फ्यूल को जलाने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसको अपने कहते हैं SAF, साइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो। इस बात को आप सभी समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूं हीट बैलेंस शीट के बारे में। कुछ बातें हैं सीधा लिखते हैं, क्योंकि इसमें समझने समझाने वाली बात कुछ भी नहीं है। हीट बैलेंस शीट क्या होता है नॉर्मल भाषा में। एक तो ये पंखे के पता नहीं क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल सी आवाज कर रहा है। आई होप, मेरे को लगता है आपको भी ये सुनाई दे रही होगी ना। कोई बात नहीं, इसको सही करवाते हैं। आज मैं कहता हूं ना, आते होते हैं पंखा सही करने वाले, उनको कहूंगा। अच्छा, हीट बैलेंस शीट के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। अपनों ने ये बात तो पता, अपने को ये बात तो पता था कि जो इंजन के द्वारा एनर्जी जनरेट की जाती है या ऊर्जा जनरेट की जाती है या शक्ति जनरेट की जाती है, उसको प्रॉपरली अपने एक पूरे वर्क में चेंज नहीं कर पाते। ये बात आप सभी को पता है। इस चीज में किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। मैंने क्या बात की है कि जो एनर्जी इंजन के द्वारा जनरेट हो रही है, उसको अपने प्रॉपर 100% उस एनर्जी को अपने क्या क्या करते हैं, कन्वर्ट नहीं कर पाते कार्य में या वर्क में। और वो जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब हीट के रूप में अलग अलग हानियां लॉसेस के रूप में निकल जाती है। जैसे ब्रेक हो गया, कूलेंट लॉस हो गया, हीट के तौर पे हो गया, रेडिएशन के तौर पे हो गया, अदर और अन्य सारी बहुत सारी कारण होते हैं जिस कारण से वो एनर्जी जो है वेस्ट होती है और अपने को 100% कार्य नहीं प्राप्त हो पाता। अपने को लॉस हमेशा होता ही होता है। हीट बैलेंस शीट अपने को उसी चीज की जानकारी देता है कि किस प्रकार से हीट बैलेंस मतलब क्या, किस प्रकार से जो हीट है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रही है। मतलब अपने पास पूरा एक एनर्जी थी, परंतु उसको फॉर एग्जाम्पल एग्जॉस्ट ने कुछ एनर्जी खींच ली, ब्रेक लगाया टायर्स ने एनर्जी खींच ली, कूलेंट ने खींच लिया, रेडिएशन ने, वो जो पहले बातें की हैं। तो हीट बैलेंस उसको कहते हैं कि किस प्रकार से जो पूरी टोटल एनर्जी है वो अपने विभिन्न विभिन्न हिस्सों में टूट रही है, उसको कह देते हैं हीट बैलेंस। तीसरी बात मैं करूं, हीट बैलेंस शीट क्या होता है। हीट बैलेंस शीट को अपने क्या कहते हैं कि मतलब ऐसी एक शीट जिसमें अपने यह पता करते हैं कि किस प्रकार से कौन सा लॉस अपने ज्यादा है,
क्या हमें ब्रेक से ज्यादा लॉस हो रहा है, क्या हमें लुब्रिकेशन से ज्यादा लॉस हो रहा है, क्या हमें कूलिंग से ज्यादा हो रहा है, किसी प्रकार का कोई लॉस है, उस सबको अपने एक बैलेंस शीट के ऊपर उतारते हैं और उस बैलेंस शीट से अपने उन हानियों को पकड़ते हैं और कोशिश करते हैं, या R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसे अपने कहते हैं, या उस पर रिसर्च करते हैं कि किस प्रकार से अपने उन लॉसेस को कम से कम कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं हीट बैलेंस शीट। एक आसान भाषा में आपको समझा दिया, लिख देता हूं। आईसी इंजन में टोटल इनपुट एनर्जी को पूर्ण रूप से यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। वह एनर्जी बहुत विभिन्न जरियों से मतलब लॉस होती है। एनर्जी लॉस होता है विभिन्न कारणों से जो अपने निम्न है, मतलब ब्रेकआउट, कूलेंट लॉस अपने कह सकते हैं, कूलेंट लॉस अपने कह सकते हैं, हीट गोइंग अपने कह सकते हैं, जो हीट गोइंग टू एग्जॉस्ट, जो अपने एग्जॉस्ट के कारण हीट बाहर निकलती है, रेडिएशन के कारण भी हो सकता है, एंड अदर लॉसेज जो भी आपको दिमाग में है, जितने भी लॉसेज आपको पता है वो सभी लॉसेज अपने इसमें काउंट करते हुए चलते हैं। हीट बैलेंस क्या था? टोटल एनर्जी को विभिन्न हिस्सों में टूटने को ही हीट बैलेंस कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, ये लिखने वाली बात नहीं है। और हीट बैलेंस शीट के बारे में जरूर लिखूंगा। हीट बैलेंस शीट यह डिटेल देता है कि किस पार्ट के द्वारा कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है। वही बात मैंने बात बताई कि किस तरह से किन किन हिस्सों में या किस तरह से अपनी एनर्जी वेस्ट हो रही है। और जिससे यह सोचा जा सके, आसान भाषा में सोचा जा सके कि किस प्रकार से लॉसेस को कम किया जाए, ये था हीट बैलेंस शीट के बारे में, जो आपको बड़े ही आसान और बड़े ही आराम से बातों में समझा दिया। फोटोज मेरे ख्याल से इनकी होगी तो मैं अभी निकालता हूं। एक तो ये रहा, एक ये रहा, ये दोनों नॉर्मल्स है, कुछ नहीं है। आपको लॉसेज परसेंटेज में दे रखे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक एसआई इंजन के लिए और एक सीआई इंजन के लिए है, इससे ज्यादा इसमें कोई भी लंबी चौड़ी बात नहीं है। देखो, यूजफुल लॉस, कूलेंट लॉस, एग्जॉस्ट लॉस और अनकाउंटेड लॉस वगैरह के बारे में डिस्कस कर रखा है। और वही चीजें सेम नॉर्मल सी बातें हैं। वैसे ये याद मत रखना, सिर्फ आपको मैं क्रॉस ही लगा देता हूं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए बताई गई है। अच्छा साहब, आगे अपने डिस्कस करते हैं 3 प्रकार के मतलब मेजरमेंट्स अपने करते हैं। सबसे पहला जो मेजरमेंट होता है, हीट बैलेंस शीट वहां कंप्लीट हो चुका है, अगले टॉपिक के ऊपर मूव हो चुके हैं अपने। सबसे पहला मेजरमेंट होता है एयर कंजप्शन मेजरमेंट। सेकंड होता है फ्यूल कंजप्शन मेजरमेंट, और थर्ड होता है इंजन स्पीड मेजरमेंट। ठीक है, इंजन स्पीड मेजरमेंट, इन दोनों के बारे में अपने पढ़ेंगे।
इसके बारे में आपको पता होगा, जिसे अपने कहते हैं डायनेमो, DINA, डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर तो मोरेस टेस्ट के द्वारा अपने क्या करते हैं, इंजन की स्पीड को और उसकी पावर को अपने ज्ञात करते हैं नॉर्मल से। एयर कंजप्शन मेजरमेंट, क्योंकि अपनों ने एयर फ्यूल कंजप्शन पढ़ चुके हैं, फ्यूल के बारे में पढ़ चुके हैं, एयर के बारे में, तो उसकी मेजरमेंट भी अपने को पता होनी चाहिए कि कौन कौन से तरीकों से की जाती है। अंदर नहीं जाएंगे, बड़ा ही ऊपर ऊपर से इस चीज को देखेंगे। ये दोनों हो जाएंगे। देन अपने तीसरे पे, तो आज का टॉपिक ही तीसरे वाला है इंजन स्पीड, जहां पे अपने डायनेमोमीटर वगैरह के बारे में डिस्कस करना है, उसके बारे में पढ़ना है, वो सब कुछ अपने देखेंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं फ्यूल कंजप्शन मेजरमेंट। फ्यूल कंजप्शन मेजरमेंट के बारे में अपने डिस्कस करना चालू करते हैं। देखो, बड़े ही आराम से और बड़े ही तरीके वाली चीज बताऊंगा, कोई फालतू की चीजें नहीं। दो प्रकार होते हैं, टू वेज, दो प्रकार, ठीक है। लंबा चौड़ा लिखूंगा, निम्न में से फ्यूल कंजप्शन के दो प्रकार होते हैं, वो आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। अपने आसान भाषा में छोटे शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला तो होता है वॉल्यूमेट्रिक टाइप, जिसे अपने कहते हैं, और दूसरा जो होता है उसको विस्कोसिटी ग्रेविमेट्रिक टाइप कहते हैं। वॉल्यूमेट्रिक टाइप क्या होता है, फ्यूल कंजप्शन को मेजर किया जाता है फ्लो वॉल्यूम के द्वारा, मतलब जो फ्लो हो रहा है फ्यूल का कितने आयतन में हो रहा है, एक समय अंतराल के अंतर्गत। समय अंतराल मतलब टाइम इंटरवल, मेरे को हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए अटका, कि कितने आयतन में फ्यूल का फ्लो हो रहा है एक समय अंतराल के अंदर, उसको अपने पहला प्रकार से डिनोट करेंगे, जो मैं लिख देता हूं। सबसे पहला तो अपने पास आएगा वॉल्यूमेट्रिक टाइप, वॉल्यूमेट्रिक टाइप है ना, वॉल्यूमेट्रिक टाइप। फ्यूल कंजप्शन इज मेजर, फ्यूल कंजप्शन, खपत कंजप्शन का मतलब आप समझ जाओ कि खपत कहते हैं अपने इस चीज को, इज measured by determining, किसके द्वारा मेजर किया जाता है, किसके द्वारा, द वॉल्यूम फ्लो इन ए गिवन टाइम इंटरवल, मतलब एक समय अंतराल में कितना फ्यूल का आयतन प्रवाह हो रहा है। मैं पहले द वॉल्यूम हिंदी में लिख देता हूं, फ्लो, सॉरी क्लासेस अच्छी चल रही हैं, प्लीज थोड़ा सा फीडबैक देते जाया करो मुझे। हाँ, क्योंकि किसी भी बच्चे का फीडबैक नहीं आता, मुझे नहीं पता क्या आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो यार, मैं इतना अच्छा टीचर हूं कि जो आपको सारा कुछ समझ आ रहा है। हाँ, एक समय अंतराल में फ्यूल के आयतन का प्रवाह अपने इसको कह सकते हैं, ठीक है। उसके द्वारा अपने वॉल्यूमेट्रिक टाइप से अपने मेजरमेंट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी इसके मतलब जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, सॉरी। तो देखो, इसके अंदर यूज अपने क्या करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक टाइप फ्लो मीटर को अपने यूज करते हैं, फ्लो मीटर, ठीक है। किस लिए यूज होता है, ये फ्यूल को मेजर करने के लिए, फ्यूल को नापने के लिए यूज होता है, कि उसके फ्लो को नापने के लिए अपने फ्लो मीटर का यूज करते हैं। अच्छा हिसाब, इसके अंदर कौन कौन से हिस्से होते हैं, इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करूं, या इसके जो इंक्लूड्स क्या क्या होते हैं। देखो, इसके अंदर अपने एक तो यूज करते हैं ब्यूरेट मेथड, ठीक है। दूसरा अपने आता है, मतलब इसको आप यार प्रकार में ले लो, पार्ट्स में मत लो, प्रकार में ले लो, ठीक है, कि कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक ब्यूरेट फ्लोमीटर,
फ्लो मीटर, और एक अपने पास है टरबाइन फ्लो मीटर। ठीक है, इस बात को भी अपने ध्यान में रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही बातें आपको बता रहा हूं, अदरवाइज अपने कोई भी ऐसी आलतू फालतू की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो हो गया पहला। अभी अपने बात करें सेकंड टाइप की, जिसे अपने कहते हैं ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर जिसे अपने कहते हैं, ग्रेविमीटर के बारे में डिस्कस करें। ग्रेविमीटर से अपने क्या नापते हैं, मतलब ग्रेविमीटर से किस प्रकार से अपने फ्यूल कंजप्शन को नापते हैं। ग्रेविमीटर क्या करता है कि कितना टाइम उस फ्यूल को की खपत करने में लग रहा है, उसी मतलब उस प्रकार के अपने क्या कहते हैं, ग्रेविमीटर कहते हैं कि कितना समय एक फ्यूल के द्रव्यमान को खपत करने में लग रहा है, उसी को अपने क्या कहते हैं, ग्रेविमीटर कहते हैं। ग्रेविमीटर से अपने इस प्रकार से फ्यूल की मेजरमेंट को नापते हैं। क्या? मेजर द टाइम required for consumption of a given mass of fuel। ठीक है, हिंदी में थोड़ा आप सुन लीजिए, मैंने आपको बता दिया कि मेजर करता है कि कितने समय में जो एक द्रव्यमान है फ्यूल का, उसको खपत करने में कितना समय रिक्वायरमेंट लग रहा है, उस चीज को मेजर करके अपने निकालते हैं। इस बात को आप में ध्यान में रखेंगे। और इसका एग्जाम्पल सिर्फ एक ही है, जिसे अपने कहते हैं फोर ओरिफिस फ्लोमीटर। अगर बाई चांस आपको एग्जाम में मिल जाए कि मतलब निम्न में से कौन सा मेथड होता है और आपको फ्लोमीटर मिल जाए, कई बार आप कंफ्यूज हो जाओ, तो फ्लोमीटर आपको पता है कि पिछले तीनों में भी अभी भी फ्लोमीटर आया, तो फ्लोमीटर का यूज फ्यूल के कंजप्शन के लिए किया जाता है। ठीक है जी साहब, आगे चलते हैं। सेकंड अपने बात कर रहे थे एयर कंजप्शन के बारे में। एयर कंजप्शन मेजरमेंट के बारे में। एयर कंजप्शन मेजरमेंट के बारे में दो बातें ध्यान में रखनी है, इसके मेथड्स ध्यान में रखने हैं। मैं वॉल्यूम वगैरह चेक कर लूं, मुझे वॉल्यूम की सबसे ज्यादा मतलब वो डर बैठा हुआ है ना दिमाग में, इसलिए वह लंबा हो गया ना ये टॉपिक, मुझे लगा जल्दी हो जाएगा, पर ये भी 1 घंटे से ज्यादा ना चला जाए। कोई बात नहीं, जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कल का दिन भी अपना, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, मेथड में बात करें, सबसे पहले तो है एयर बॉक्स मेथड। ठीक है, एयर बॉक्स मेथड। और बी नंबर पे है अपना विस्कस। मुझे इसलिए मतलब विस्कस फ्लो क्यों याद था मुझे, ग्रेविमीटर में मैंने कहा मैंने पढ़ा था ना आज, इसलिए विस्कस फ्लो एयर मीटर। ठीक है, इस बात को भी अपने क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि एयर कंजप्शन मेजरमेंट में अपने एयर बॉक्स मेथड और विस्कस फ्लो एयर मीटर को यूज में लेते हैं। इतनी बात आप सभी लोगों को समझ आ गई होगी। अब अपने मूव करते हैं अपने आज की जो थंबनेल की हेडलाइन थी, या जो अपने थंबनेल में लिखा था कि डायनामोमीटर और मोरेस टेस्ट के ऊपर। दोनों का काम क्या है, सिलेबस मेरे को खोलने दो 1 सेकंड। अभी भी मैं बैठा ऑटोमोबाइल पे कर रहा था। 1 बुक 2 3 4 5 6 और ये इलेक्ट्रिक कार 7 तो ये, और 8वीं अपनी जो वो वाली बुक है कृपाल सिंह वाली। 8 बुक में से तो आपका वो सिलेबस ही चल रहा है अभी तक। ये तो 8 बुक छोटे वाली है, 2 बुक की और पड़ी है मेरे पास जो बहुत ज्यादा बड़ी है। अच्छा, डिस्कस कर रहे थे अपने, कहाँ गया, हाँ, तो यहां तक की बात अपनी आज हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है यहां तक की बात, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहां तक आज अपने बात कर चुके हैं। इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर भी अपना पूरा हो चुका है अभी तक के हिसाब से। अब अपने बात करें यदि मोरेस टेस्ट के बारे में, एक तो मोरेस टेस्ट और एक डायनामोमीटर, तो सिलेबस से ही अपने को 2-3 बातें क्लियर हो रही है कि इसका यूज क्या होता है। फाइंडिंग ऑफ IHP, BHP और FHP, मतलब इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर और फ्रिक्शन हॉर्स पावर के लिए यूज में लेते हैं। डायनामोमीटर का यूज किस लिए होता है, BHP के लिए होता है कि ब्रेक हॉर्स पावर को अपने मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं, डायनामोमीटर का यूज करते हैं। तो इन चीजों से आपको
एक एमसीक्यू इसको क्लियर हो गया कि डायनेमोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है। यही समझाता हुआ चलता हूं, मोरेस टेस्ट का जो यूज होता है वो तो होता है मल्टी सिलेंडर के लिए, मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए होता है। वहीं यदि मैं बात करूं डायनेमोमीटर की, ये होता है सिंगल सिलेंडर के लिए। ठीक है, इन दोनों बातों को अपने ध्यान में रखेंगे। हाँ, चलते हैं, डिस्कस करते हैं सबसे पहले अपने मोरेस टेस्ट। लिखने वाली बातें हैं, समझने समझाने वाली कुछ भी नहीं है। मैं तो एक ही बात कहता हूं, समझने घुस गए तो ये अकेला टॉपिक ही 2 घंटे का हो जाएगा। जो बातें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सीधी बात है, मोरेस टेस्ट रट लो, जो बात बता रहा हूं वो रट लेना, डायनामोमीटर समझ लेना, उसमें समझने वाली बातें, इसमें रटने वाली बात वैसे रटने वाली भी नहीं है। सबसे पहला तो मेन जो एमसीक्यूज बनता है, ये ध्यान में रखना, ये मल्टी सिलेंडर के लिए यूज होता है। मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए क्या करते हैं, अपने इसको यूज में करते हैं। सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज बन सकता है, यदि एग्जामिनर थोड़ा सा लेवल कम रखेगा और उसके बाद में थोड़ा सा हाई चला जाएगा, तो उसके बाद में 1-2 बातें जो मैं आपको सभी बातें लिखवाऊंगा उसमें से पूछा जाएगा। एसएससी जेई वगैरह में इससे 1% देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान है। और वहां पर क्या है, आईसी इंजन जो है वो डेप्थ में नहीं पूछा जाता, इसलिए एसएससी जेई में ये सभी प्रश्न अपने को देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, अभी मैं सीधा नोट डाउन करता हूं, क्योंकि मैं लिखना भूल गया, नहीं तो पता क्या चक्कर है, मेरे पास जितनी बुक है ना वो सभी इंग्लिश में है। अब यदि मैं इंग्लिश में यहाँ पे वो कट आउट लगा देता हूं, स्क्रीनशॉट वगैरह, तब हिंदी वालों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मुझे लिखना ही पड़ता है। क्या है इस टेस्ट में, इंजन को रिक्वायर्ड स्पीड पर पहले चलाते हैं, पहले चलाया जाता है और आउटपुट को मेजर कर लेते हैं, मेजर कर लिया जाता है। एक बात समझ गए कि सबसे पहले स्टार्टिंग क्या होती है इस टेस्ट के अंदर, अपने इंजन को एक रिक्वायर्ड स्पीड पे चलाते हैं, जो भी स्पीड निर्धारित होती है उस पर चलाते हैं, और जो आउटपुट है उसको एक प्रकार से मेजर कर लेते हैं। आउटपुट क्या होता है, बीपी जिसे अपने कहते हैं, या बीएचपी जिसे अपने कहते हैं, उसको अपने मेजर कर लेते हैं। उससे अगला स्टेप क्या फॉलो होता है, उसके अगला स्टेप फिर देखते जाना, क्योंकि ये मैं लिखूंगा तभी आपको समझ आएगा, इस बात को ध्यान में रखना। फिर एक सिलेंडर को कटआउट किया जाता है कैसे, स्पार्क प्लग में शॉर्ट सर्किट कर, या फिर इंजेक्टर को डिस्कनेक्ट कर। अब क्या करते हैं, अगले स्टेप में अपने क्या करते हैं, जो सिलेंडर है, एक मतलब मल्टी सिलेंडर अपने मान लेते 4, 5, 6 सिलेंडर है, तो उसमें 4 या 6 सिलेंडर है, तो उसमें अपने क्या करते हैं, एक सिलेंडर को पावर को कट आउट कर देते हैं। पावर सप्लाई फॉर एग्जांपल अगर पेट्रोल इंजन है, स्पार्क प्लग में शॉर्ट सर्किट करवा देंगे। इंजेक्टर है तो अपने क्या कर देंगे, इंजेक्टर को डिस्कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अंडर दिस कंडीशन, ये रटने वाली चीज है, देखो रटनी पड़ेगी। कुछ चीजें होती हैं जो डायरेक्ट तौर पर रटने वाली है, जो कह देते हैं वो कर लिया करो। कंडीशन वैसे समझ भी आ रहा होगा आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। अन्य सभी सिलेंडर इस कट ऑफ सिलेंडर को मोटर करते हैं, मतलब इसको चलाते हैं। बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, अगर मल्टी सिलेंडर सेटअप है और वहां पर उसको चलाया तो जाएगा ही, परंतु उसमें से किसी भी प्रकार की कोई भी अपने को पावर जनरेट होती हुई नहीं दिखेगी। इतनी बात
आगे चलता हूं। द आउटपुट इज मेजर बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ये थोड़ी सी बात मेरे को जहां तक याद है, ये किसी न किसी एग्जाम में आया है, पता नहीं मैंने आपके वाले में अपने वाले में पढ़ा था या मैंने किसी एसएससी वगैरह में पढ़ा था, पर ये एक प्रश्न आया हुआ है। द आउटपुट इज मेजर्ड बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो मतलब एमसीक्यूज क्या बना था कि निम्न में से मोरेस टेस्ट में आउटपुट मतलब किस प्रकार से मेजर किया जाता है, स्पीड को कांस्टेंट रख के या पावर को कांस्टेंट रख के, या कुछ ऐसे 3-4 ऑप्शन थे, तो उसका सही आंसर क्या था, स्पीड को कांस्टेंट रख के अपने क्या करते हैं, मेजर करते हैं आउटपुट किसका, मोरेस टेस्ट के अंदर। इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे। अच्छा साहब, आगे मैं बात करूं, अब क्या था अपने पास, पहले इंजन के अंदर का आईएचपी था, इंडिकेटेड हॉर्स पावर था अपने पास में, बिल्कुल था सर। आप कहोगे हाँ बिल्कुल सर ये बात सही है कि अपने पास सबसे पहले अपने पास आईएचपी भी था और बीएचपी भी था, क्योंकि अपनों ने जो मेजरमेंट किया था जो उसके ब्रेक हॉर्स पावर का, वो भी अपने पास था। अब यदि अपने पास आईएचपी था तो ऑब्वियस सी बात है कि जब अपनों ने सिलेंडर को कट ऑफ कर दिया, उसके अंदर सप्लाई बंद कर दी अपनों ने पावर की, मतलब पावर क्या, इलेक्ट्रिसिटी की एक प्रकार से कह सकते हैं, तब अपने पास जो आईएचपी आ रहा है उन दोनों के डिफरेंस को ही तो अपने कह देंगे, जहां पर अपने आईपी इसका मतलब ज्ञात कर लेंगे। द डिफरेंस इन द आउटपुट इज ए मेजरमेंट ऑफ इंडिकेटेड हॉर्स पावर ऑफ द कट ऑफ सिलेंडर। मतलब क्या है, जो आउटपुट में डिफरेंस आया है कि मतलब इसके अंदर कितनी इंडिकेटेड पावर जनरेट हो रही थी, अपने को वो पता लग जाएगा, क्योंकि पहले इतनी हो रही थी, उसके बाद में इसको बंद करने के बाद में इतनी होगी, क्योंकि अपने को ओवरऑल इंजन का निकालना है, इसलिए मल्टी सिलेंडर सेटअप है, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। मैं लिख देता हूं, द डिफरेंस, आपको अभी ये बात समझ नहीं आएगी, एक सेकेंड रुक जाओ, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, एक सेकेंड। आउटपुट इज ए measure of the indicated horsepower of the cutoff cylinder। मतलब द डिफरेंस इन द आउटपुट इज मेजर्ड, मतलब जो आउटपुट में डिफरेंस है वो कैसे होगा, इंडिकेटेड हॉर्स पावर तो देखेंगे अपने कट ऑफ सिलेंडर की क्या निकल के आ रही है। ठीक है, अब यदि अपने को एक सिलेंडर की मिल गई है तो अपने ओवरऑल इंजन का मतलब पूरे सभी को एक एक करके, जितने भी सिलेंडर है उनको एक एक करके उनको कट ऑफ करके और पूरे इंजन का ओवरऑल आईपी अपने ज्ञात कर लेंगे, और इसी प्रकार से अपने बीपीवी अपने ज्ञात कर लेंगे, जो अपने जिसे कहते हैं ब्रेक पावर, अपने वो भी इस चीज का ज्ञात हो जाएगा। नॉर्मल सी सिंपल सी आपको कहानी बता दी है। प्रत्येक सिलेंडर को कट ऑफ कर पूरे इंजन का आईपी व बीपी ज्ञात हो जाएगा। आईपीवीपी ज्ञात हो गया तो एफपी अपने पास, ऑब्वियस ही बात है, आप सभी को पता है, एफपी अपने पास ऑटोमेटिकली ज्ञात हो जाएगा। ये था मोरेस टेस्ट, जो बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया गया है। इससे आसान भाषा मेरी नजर में नहीं थी और मैं इससे आसान भाषा में समझा भी नहीं सकता हूं। अब अपने डिस्कस करते हैं आज के अगले टॉपिक, मतलब डायनेमोमीटर के बारे में, जो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक बनता है अपनी नजर में, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, परंतु इसको भी अपने आसान भाषा में समझ लेंगे। डिस्कस करेंगे डायनेमोमीटर।
मैंने ये भी, मैं ना हमेशा इंग्लिश में लिख देता हूँ, मेरे को ये होता है मैं इंग्लिश में लिख लूँ और बाद में हिंदी में समझा दूंगा, पर वही मेरा समय यहाँ बर्बाद हो जाता है, मैं उसको हिंदी में करना पड़ता है मुझे। द ब्रेक पावर मेजरमेंट इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ द टॉर्क एंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द इंजन आउटपुट शाफ्ट। द टॉर्क मेजरिंग डिवाइस इज कॉल्ड ए डायनेमोमीटर। लिख देता हूँ, आपको ऐसे नहीं समझ आएगा क्योंकि इतने अपने इंटेलिजेंट नहीं है, ना मैं इंटेलिजेंट हूं ना आप इंटेलिजेंट हो, बस ठीक है टाइम पास कर रहे हैं। द ब्रेक पावर मेजरमेंट इन्वॉल्व्स द determination of the torque and the angular speed of the engine। मतलब ये क्या कहा जाता है, ब्रेक पावर अपने कैसे मेजर करते हैं, टॉर्क और एंगुलर स्पीड मतलब कोणीय वेग। मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं, अपने पास कोणीय वेग, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क को टॉर्क ही कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। इससे अपने मेजरमेंट करते हैं, आगे फॉर्मूला लिखूंगा उससे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये चीज। द टॉर्क मेजरमेंट, मेजरिंग लिख लो, मेजरिंग डिवाइस इज कॉल्ड ए डायनेमोमीटर, ठीक है, ए डायनेमोमीटर। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं, जो टॉर्क मेजरिंग डिवाइस है उसको अपने क्या कहते हैं, उसी को अपने डायनेमोमीटर कहते हैं। ज्ञात क्या करते हैं, बीपी करते हैं, सबसे पहले अपनों ने ये डिस्कस किया था, बीपी ज्ञात करते हैं। मैंने क्या क्या एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या 2πn, और टॉर्क के मतलब गुणनफल से या उसके द्वारा, दोनों के द्वारा ही अपने इस चीज का ज्ञात करते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखना, और इससे आपका न्यूमेरिकल देखने के लिए मिल सकता है। आपको एक बात और ध्यान में रखना, इससे आपको एक न्यूमेरिकल पक्का देखने के लिए मिलेगा। न्यूमेरिकल क्या है, कंफर्म है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना। देखो मैं बार बार ये बात कहता हूं, प्रैक्टिस करोगे, एमसीक्यूज करोगे तभी ही हो पाओगे। मुझे पता है कि अपनी क्लास में वो सब कुछ नहीं कवर हो पाता जिससे अपने ये कह सके कि हाँ जी सर आपने जो करवाया था वो 100% था। मैं आपके सामने हूं, आपके सामने मैं कहता हूं कि आपको ऊपर वाले 10, 15, 20% आपको खुद को मेहनत करके उस सभी चीजों को इकट्ठा करना पड़ेगा। समय बचा तो अपने मैं आपको वो चीजें करवा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो मुझे भी नहीं पता, ठीक है, मुझे भी नहीं पता। अब उस चीज को मैं कैसे करवा सकता हूं, मैंने एमसीक्यूज कर लिए, एमसीक्यूज करने के बाद में मुझे पता लग गया कि ये टॉपिक है, तो अपने क्या करेंगे, 6 दिन तो एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है, और एक दिन में अपने क्या कर लेंगे, एक दिन उन सभी टॉपिक पे बात कर लेंगे कि जिससे अपने एमसीक्यू नहीं हो पाए। अगर कोई टॉपिक बचता है, अगर कुछ एमसीक्यू ऐसे हैं जो सीधे डायरेक्ट फॉरवर्ड एग्जाम में आते हैं, तो वहां पर अपने सिर्फ एमसीक्यूज ही याद करेंगे। तो एमसीक्यूज तो आपको साथ में लेके चलने ही पड़ेंगे, उस चीज को आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। अच्छा ठीक है, आगे बात करते हैं। 2 प्रकार के डायनेमोमीटर होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ डायनेमोमीटर। दो प्रकार के डायनेमोमीटर होते हैं। सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं एब्जॉर्प्शन टाइप, एब्जॉर्प्शन डायनेमोमीटर, मोमीटर, ठीक है। और दूसरा अपने पास होता है बी, अपने पास होता है ट्रांसमिशन टाइप, ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर, ठीक है। हाँ, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन डायनेमोमीटर अपने करते हैं। एक एक करके बात करते हैं इसके बारे में। तो अपने सबसे पहले डिस्कस करेंगे पॉइंट ए में अपनों ने क्या बात की थी, एब्जॉर्प्शन के बारे में। ये ध्यान में रखना है, इसके जितने अगले पार्ट्स आएंगे या जितने प्रकार आएंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि पोर्टनी या रोप ब्रेक डायनेमोमीटर किसके प्रकार है, वो सब आपको पता होने चाहिए। शायद आपका यहां तक का सारा टॉपिक आपका हो गया होगा।
काफी काफी ना, मतलब लेंथी सा हो गया। मेरी मेरी तरफ से मैंने पूरा कर दिया। अभी ऑटोमोबाइल के लिए आपके लिए मैंने मेरा मतलब कुछ ना अलग सा प्लान चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो अपने पॉइंट दे रखे हैं उसको ऊपर नीचे दे रखे हैं, अपने अपने हिसाब से ऑटोमोबाइल को पूरा करेंगे, पर अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही करेंगे उस चीज को। अच्छा साहब, बात करते हैं मेजर एंड अब्जॉर्ब करता है किसको, पावर आउटपुट ऑफ इंजन को। ठीक है, ये क्या करता है, मेजरमेंट और एब्जॉर्प्शन करता है। किस प्रकार से, तो जो हीट को एब्जॉर्ब करके ये उसका जो इंजन है उसके बीपी को अपने को ज्ञात करके देता है। जिस प्रकार से इसके नाम से पता लग रहा है, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, एब्जॉर्ब करना मतलब अपने अंदर समाहित करना ना, उस प्रकार से एब्जॉर्प्शन आप समझ सकोगे। तो मैं लिख देता हूं, मेजर एंड एब्जॉर्ब करता किसको, पावर आउटपुट इंजन का, जिससे जिससे वह कपल्ड है। क्या कहता है, मेजर और एब्जॉर्ब करता है किसको, पावर आउटपुट जो जिससे वह मेजर है। पावर एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब्ड इज यूजुअली, वही बातें मैं लिख रहा हूं, डिसिपेटेड एज हीट बाय सम मीन्स। ठीक है, कुछ नहीं है, हीट के मदद से, हीट को ध्यान में रखना, हीट को एब्जॉर्ब करके ही ये अपने को पावर को अपने को ज्ञात करके देता है। कौन कौन से एग्जांपल है, पोर्नी ब्रेक, रोप ब्रेक और हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक डायनेमोमीटर। मुझे ये तीन ही इंपॉर्टेंट लगते हैं। बाकी अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे, देखो अपने आप से भी रिसर्च करते रहा करो इन सब चीजों के बारे में। आप मुझ पे ही मत रहो डिपेंड। मैं पहले सीधी सी बात ये कहता हूं, कुछ चीजें होती है जिस पे रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। एक बेनिफिट आप लोगों का ही है, यदि आप रिसर्च करोगे तो उससे आपका ही ज्ञान बढ़ेगा। मेरे तो बढ़ ही रहा है, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पोर्नी ब्रेक डायनेमोमीटर के बारे में डिस्कस करते हैं। फोटो अपने पास पड़ी होगी, 3 नंबर फोटो है। देखो कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल सी डिस्कस करूं, एक एक सेकंड में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ये इंजन की साफ इन्होंने लगा दी है बिल्लियों ने। यहां पर ब्रेक ब्लॉक, फ्लाई व्हील, टोर्क आर्म और वेट, यहां पर अपने वेट बढ़ाई जाएंगे। ठीक है, इसका मैं आपको वो बता देता हूं, फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको समझ आ सके। ये एल होगा और ये डब्ल्यू होगा। एल क्या, सेंटर से जो लंबाई होगी वेट की उसको अपने एल डिनोट करेंगे, और डब्ल्यू वेट को कहेंगे। इसी से अपने क्या करेंगे, टॉर्क वगैरह निकालेंगे। उसके बारे में डिस्कस करता हूं मैं किस प्रकार से होता क्या। वेट बढ़ाई जाएंगे, जब इंजन जाके रुक जाएगा उस समय अपने को पता लग जाएगा कि ठीक है भाई इसके अंदर इतनी ही पावर है। ठीक है, बीपी अपने इस प्रकार से कर लेंगे कि पावर, हीट को, हीट की जो पावर को एब्जॉर्ब कर लेंगे उसको कन्वर्ट करके अपने अपने ज्ञात कर सकेंगे बीपी को। नॉर्मल सी, बड़े ही आसान सी भाषा में आपको समझा दिया। कुछ भी नहीं है, वेट बढ़ाई जाएंगे, जब इंजन की जो फ्लाई व्हील है वो रुक जाएगा तब अपने को समझ आएगा कि इसके अंदर इतनी ही पावर है, जितना इसके अंदर वेट अपने ने डाला है, जितनी इसकी लंबाई है। किस प्रकार से उसको निकालेंगे वो अपने डिस्कस करते हैं अभी अगले पेज पे। तो बात करूं मैं इससे, पावर एब्जॉर्प्शन को हीट में कन्वर्ट किया जाता है वह इस प्रकार के डायनेमोमीटर डायनेमो या डायनेमोमीटर को ठंडा करने की आवश्यकता
होती है, मतलब क्या है, ऑब्वियस ही बात है, अगर इतनी ज्यादा हीट अपने पास अब्जॉर्ब की जा रही है, ब्लो की जा रही है, उसको ठंडा भी करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन लोगों ने? फॉर्मूला पढ़ा था साहब, बीपी इज इक्वल टू 2π/N/T। आप सब कुछ निकाल सकते हो, टी के बारे में देख लो कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, W/L। इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे। ये दोनों चीजें हैं, न्यूमेरिकल बनेगा, ध्यान में रखना, मैं बार बार कह रहा हूं न्यूमेरिकल बनेगा तो मतलब न्यूमेरिकल अपने पास बनेगा ही। डब्ल्यू का मतलब अपने को कंसेप्ट समझा दिया, एल का कंसेप्ट समझा दिया, उस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखोगे। आगे चलते हैं, फटाफट अगली बात करते हैं, रोप ब्रेक डायनामोमीटर, है ना, DYN ही लिखूंगा, डायनामोमीटर। फोटो नंबर 4 मैं यहां लिख के रखता हूं कि कौन से नंबर की फोटो अपने को यूज करनी है। वही सेम सब कुछ आपको कुछ ना कुछ वैसा ही दिख रहा होगा, जो भी आपको समझा के हटाऊं कि यहां पर एक फ्लाई व्हील है, बिल्कुल है साहब, उसके चारों ओर क्या है, रस्सियां, रोप होती है, उसको लमका देते हैं, और यहां पर नीचे और यहां पर स्प्रिंग लोड दोनों के दोनों को अपने ज्ञात करते हैं, वेट बढ़ाते जाएंगे, स्प्रिंग पे लोड भी अपने को दिखता जाएगा। क्या यूज है वो मैं आपको बताता जाता हूं, ठीक है। यहां पर वाटर वगैरह भी अपने डालते हैं, तो वो नॉर्मल है, इस चीज के अंदर मत घुसना, पहले ही बता रहा हूं। जो चीज मुद्दे वाली बात है वो समझा रहा हूं। रोप ब्रेक का, रोप से ही समझ आ रहा है, रस्सी, रस्सी का क्या मतलब है, चारों तरफ फ्लाई व्हील के अपने रस्सी टांग देंगे, वेट बढ़ाते जाएंगे, और रस्सी क्या है, मतलब टाइट होती जाएगी, टाइट होती जाएगी, ऊपर स्प्रिंग बैलेंस, जो स्प्रिंग लोड है वो भी बढ़ता जाएगा, नीचे वेट भी अपने पास टिकता जाएगा। और ये मैं आपको भी करवा देता हूं, एक सेकेंड रेज करते हैं। अपने को जो बात समझने वाली है फटाफट समझते रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था अपने फटाफट समझ के, बस इतना ध्यान रखना, आपका जितना समय मैंने यहां बचाया है, ये मैं नोट ही डाल देता हूं, नोट ही डाल देता हूं। ज्यादा से ज्यादा डायनेमोमीटर गलत लिख दिया, डायनेमोमीटर के MCQs करने हैं, ठीक है। इंटरनेट भरा हुआ है, इंटरनेट इन सब चीजों से भरा हुआ है, आप अगर करने बैठोगे आपको सब कुछ मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखना। ज्यादा से ज्यादा डायनामोमीटर के करो, क्योंकि मेरे को पता है कि जितना कुछ मैं आपको करवा रहा हूं वो सभी जन नहीं है, विश्वास मानो, मैंने आपको 50-60% ही करवाया डायनामोमीटर का, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी फालतू की चीजें हैं, तो वो फालतू की चीजें पढ़ने से अच्छा है कि अपने MCQs में ही वो सब चीजें पढ़ लेना। तो MCQs प्लीज करना, जो चीज है वो मैं बता देता हूं आप लोगों को कि डायनामोमीटर में बहुत सारी ऐसी ऐसी छोटे छोटे पॉइंट है जो आपके MCQs ही क्लियर कर पाएंगे, तो वहां से करते रहो। क्या है चीपेस्ट एंड इजिली, मतलब ये क्या है, रोप ब्रेक की बात करूं, चीप एंड इजिली कंस्ट्रक्टेड है, बना हुआ है, बट नॉट वेरी एक्यूरेट मेथड बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ रोप विद टेम्परेचर, ठीक है। चीप और इजिली कंस्ट्रक्टेड है, ये बात समझ गए हो। अब ये क्या कहने चाहते हैं वो सुनो, कि ये बहुत एक्यूरेट नहीं है, कि मतलब इसके अंदर ये नहीं है कि पूरी एक्यूरेसी अपने को मिल पाए। उसका रीजन है क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, रस्सी है, ऑब्वियस ही बात है, उसका कोई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, घर्षण गुणांक होगा, वो क्या होगा कि रस्सी अपनी घसेगी तो वो नॉर्मल सी बात है, वो कम होता जाएगा। इस कारण से अपने को ध्यान में रखना है कि यह ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि तापमान, टेम्परेचर के कारण रोप के फ्रिक्शन कोफिशिएंट में चेंज होता है। इस बात को भी अपने क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। आगे मैं डिस्कस करूं तो अपने क्या बात कर रहे थे, बीपी इज इक्वल टू पाई, पता है 22/7
डी अपने को पता है, एन अपने को पता है, डब्ल्यू माइनस में एस अपने ज्ञात कर लेंगे। डी क्या है, जो ड्रम है उसका डायमीटर है, ऑब्वियस ही बात है, आपको ये सब पता होगा। डब्ल्यू आपको पता है, एस क्या है, स्प्रिंग जो अपने स्केल है उसकी रीडिंग है, डब्ल्यू क्या है, वेट है। वो दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलता हूं, आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, दो ही थे क्या? अभी फोटोज वगैरह ही मैंने कर रखी हैं, तो फोटोज में देखते हैं। मैं ये चीज लिख के रखता हूं हमेशा, इसीलिए मैं अपने पास सब कुछ ध्यान में रखता हूं। अच्छा, मैंने लिख ही रखा है हाइड्रोलिक डायनामोमीटर के बारे में। हाइड्रोलिक डायनामोमीटर के बारे में डिस्कस करते हैं। हाइड्रोलिक डायनामोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिस्पेसिंग द पावर इन फ्लूइड फ्रिक्शन रेदर देन इन ए ड्राई फ्रिक्शन। मतलब क्या है, हाइड्रोलिक में ऑब्वियस ही बात है, अपने हाइड्रोलिक से एक बात समझ आ रही है, कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई तरल पदार्थ का अपने यूज कर रहे हैं। एक फोटो हो रहा है, मैं वो फोटो भी देख लूं, मैंने दोनों फोटो लगा रखी है तो उसको भी देख लेते हैं। एक ये भी प्रकार का एडी करंट डायनामोमीटर भी एक प्रकार होता है, तो उस चीज को भी आप ध्यान में रखोगे। पीछे चलते हैं, उसी पे बात करते हैं। तो देखो, ये रहा रोटर जो अपने घुमाने के लिए अपने यूज में ले रहे हैं। ये मेन शाफ्ट है, पेडस्टल है, शाफ्ट बेरिंग है, टर्निंग बेरिंग है, स्टार्टर है। एक बात जो इसको अलग करती है वो ध्यान में रखना, वहां पर तो अपने ड्राई फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और यहां पर अपने डिस्कस कर रहे हैं फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में, कि फ्लूइड के द्वारा, हाइड्रोलिक के द्वारा इसको रोका जाएगा। ठीक है, तो रोके जाने के कारण ही जितना अपने फोर्स जनरेट होगा उसी को अपने नाप कर उसका बीपी ज्ञात कर लेंगे, जो हर एक की वर्किंग है। क्योंकि मैंने इसकी वर्किंग इन डेप्थ में नहीं पढ़ी है, क्योंकि इसकी वर्किंग किसी भी काम की नहीं है, अपनों ने सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं देना है। बस इतना ध्यान रखना है, इसमें फ्लूइड फ्रिक्शन का यूज होता है। ठीक है, फ्लूइड मतलब जहां पर अपनों ने पहले बात की, वहां पर ड्रम घिस रहा था पोर्नी ब्रेक में। ठीक है, तो वहां पर ड्रम है, रोप में क्या था, रोप घिस रही थी, वो सब चीजें हैं। एडी करंट में क्या है, नाम से पता लग रहा है कि करंट के द्वारा ही अपने इस चीज को ज्ञात करते हैं। बस इतना ही ध्यान में रखना, और कुछ भी नहीं है, कोई वर्किंग नहीं पूछेगा। और इस ये क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ये इंपॉर्टेंट है ना वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सिर्फ इसके अंदर इसके नाम है कि एग्जामिनर पूछ सकता है निम्न में से कौन सा एब्जॉर्प्शन टाइप का मतलब प्रकार है या प्रकार नहीं है। ये दोनों चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। फोटो नंबर 7 और 8 के बारे में मैंने लिखा है, तो अभी अपने देखते हैं। एक सेकंड, ये हो गया 7 नंबर, 8 नंबर फोटो जोर लगा लेते हैं। अभी अपने डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन टाइप के बारे में। छोटी छोटी बातें हैं, तो उस चीज को अपने खत्म कर देंगे फटाफट। वैसे इस फोटो में अपना सब कुछ क्लियर हो रहा है ना, पीछे वाली फोटो का कोई मतलब ही नहीं है। मैं लिख देता हूं ट्रांसमिशन टाइप, ट्रांसमिशन डायनामोमीटर, डायनामोमीटर। ठीक है, ट्रांसमिशन क्या, डायनामोमीटर के बारे में अपने डिस्कस कर रहे हैं। इसको एक नाम से भी जाना जाता है जिसे अपने कहते हैं टॉर्क मीटर, है ना। हाँ, इज आल्सो का टॉर्क मीटर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन्हीं बातों से सब्जेक्टिव अपने एमसीक्यूज बनते हैं, सॉरी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज बनते हैं। सब्जेक्टिव तो ये पूरा सब्जेक्टिव है, कुछ भी करते रहो। ठीक है साहब, अब सुनते हैं बात। अपनों ने क्या पढ़ा था, शायद अपनों ने पढ़ा था वो, इस चीज के बारे में मैं आपको बताऊं तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच पढ़ा था ना, जो अपनों ने सेंट्रीफ्यूगल क्लच या ऑटोमेटिक क्लच अपनों ने शायद पढ़ा था, जहां पर अपने ऑटोमेटिक वो जो क्लच प्लेट के साथ ऑटोमेटिक स्प्रिंग के द्वारा वो ब्लॉक के जुड़ के और वो क्लच काम यूज आता था जब अपने को स्पीड कम या ज्यादा करनी होती थी, तो वहां पर ऑटोमेटिक क्लच अपने पड़ा। बेसिकली वैसा ही सेम सा इसका प्रोसेस है। अभी पढ़ते हैं उस चीज के बारे में, इंग्लिश में लिख रखा है, हिंदी में समझाता हुआ चलूंगा। जो चीज लिखी थी मेरे को लगा ये आपको यही समझा दूं, तो इसलिए इसको यहीं पे अपने कंटिन्यू कर रहे हैं। वॉल्यूम वगैरह सभी को सही आ रही होगी। मैंने सोचा था आधे घंटे का टॉपिक होगा, पर ये टॉपिक बहुत लंबा हो चुका है। समय है, कोई बात नहीं है। ट्रांसमिशन डायनामोमीटर आल्सो कॉल्ड टॉर्क मीटर मोस्टली कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ स्ट्रेन गेज फिक्स ऑन द रोटेटिंग शाफ्ट। स्ट्रेन गेज ये रहा, ठीक है, स्ट्रेन गेज ये रहा, जो क्या होता है, फिक्स होता है किस पे, जो रोटेटिंग शाफ्ट होती है, ये जो अपनी शाफ्ट है इसके ऊपर अपने फिक्स होता है।
देखो ये जो शाफ्ट है ये तो है इनपुट की शाफ्ट, और यहाँ पर अपने को आउटपुट पता लगता है कि कितना कितने आउटपुट के द्वारा मतलब जो है अपने को बीपी ज्ञात करते हैं आउटपुट से, वो आउटपुट शाफ्ट में अपने को मिलता है। And the torque is measured by the angular deformation of the shaft which is inducted as strain of the strain gauge। जो जो टोर्क है उसको अपने क्या करते हैं, एंगुलर डिफॉर्मेशन ऑफ द शाफ्ट के द्वारा ही, मतलब जितना उसका कोणीय परिवर्तन हो रहा है उसके द्वारा ही अपने स्ट्रेन गेज के द्वारा उसमें स्ट्रेन जो होती है उसको ज्ञात करके उसको मेजर करते हैं। जो टोर्क है यूजली फोर आर्म ब्रिज इज यूज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर टू मिनिमम। मतलब जो फोर आर्म ब्रिज है यूजली, ये नाम है याद कर लेना, मैं इस चीज में मेरे को बोरिंग लग रहा है ये वैसे बताऊं तो आपको, कोई बात नहीं। जो फोर आर्म ब्रिज है उसको यूज में लिया जाता है, जो इसका टेम्परेचर उसको मिनिमाइज करने के लिए प्रोसेस ये वही कर रहा है कि जो साफ जो ये, मैं आपको सॉरी उंगली लगा के समझा रहा था, जो ये गेज है ना, ठीक है, जैसे ये साफ्ट घूमेगी तो वो गेज थोड़ा सा खुल जाएगा, ठीक है, और जिस कारण से साफ्ट के आउटपुट अपने को प्राप्त होना चालू हो जाएगा। तो आपको बड़ी फोटोज करके दिखाया जाए तो यहां पर ये गैप देख रहे हो ना, जब ये घूमेगा, जब ये आउटपुट वाली इनपुट वाली साफ्ट घूमेगी, ठीक है, तो उसके बाद में ही, तो ये उसके साथ जुड़ने के बाद में ये आउटपुट वाली साफ्ट घूमेगी और उससे अपने को इसका मतलब वो पता लग जाएगा, इसकी जो बीपी है उसका ज्ञात हो जाएगा। द गेज आर अरेंज इन ए पेयर such that the effect of axial or transferred load on the strain gauge, ये कटा हुआ है, ठीक है, मतलब ये क्या कहने जाता है, इसको पेयर में ही लगाया जाता है, यहां पर भी और यहां पर भी, दोनों में पेयर में लगाया जाएगा ताकि प्रॉपर जगह, क्योंकि एक जगह अपने लगा दिया वो अनबैलेंसिंग क्या एक प्रकार हो जाएगा, इसलिए अपने इसको क्या करते हैं, पेयर्स में दो लगाते हैं। ट्रांसमिशन डायनामोमीटर वाज वेरी एक्यूरेट एंड आर यूज वेयर कंटिन्यूस ट्रांसमिशन ऑफ लोड इज नेसेसरी। ये बात, ये जो लाइन है वो अभी तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दो तीन बातों को जो अंडरलाइन करता हूं वो चीजें आप याद कर लेना। एक तो ये याद कर लेना, स्ट्रेन गेज होता है, ये याद ध्यान में कर लेना। उसके बाद में आप ये पूरी लाइन ध्यान में रखना, दीज आर यूजली मेनली इन द ऑटोमेटिक, ये पूरी लाइन याद कर लेना कि ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होता है, अभी तक जितना भी पढ़ा उससे सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है और इसका यूज किया जाता है जहां पर अपने को कंटिन्यूस ट्रांसमिशन अपने को मिल रहा है लोड का, वहां पर अपने इस चीज को यूज में करते हैं। ये बेसिकली ऑटोमेटिक यूनिट के अंदर अपने यूज में लिया जाता है। सिंपल सी भाषा में, आसान सी भाषा में आपको ये चीजें भी समझा दी। वैसे कंफ्यूज मैं भी हुआ हूं और आप भी हुए, पर इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सिंपल जो अपनों मैंने आपको जो वर्किंग समझाई है कि ये जो स्ट्रेन गेज है दोनों साइड लगा दिए जाते हैं, खुलता है आउटपुट शाफ्ट में अपने का आउटपुट प्राप्त होता है, जिससे अपने बीपी को ज्ञात कर लेते हैं। कोई फॉर्मूला वगैरह इसका नहीं है, बेसिकली एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टाइप ये सिस्टम है। अब अपने बात करें, एंड करें इस चीज को। अभी तो मैं बैठ के आज तो वेब सीरीज देखो, मेरा ना दिल्ली जाने के बाद में इतना मतलब पूरा शेड्यूल चेंज हो चुका है। मुझे हफ्ता हो गया शायद, हफ्ता क्या 10-12 दिन हो गया, मैंने एक भी किताब का मतलब किताब उठा के नहीं देखी है। यहाँ आया हूँ 2-3 दिन हो चुके हैं, अभी भी किताब उठा के नहीं देखी है, मन ही नहीं कर रहा है, अभी समझ नहीं आ रहा। मैं आज भी मम्मी को कह रहा, मैं क्या माँ मेरे से ना पढ़ाई नहीं हो रही, मैं क्या ही करूं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। मैं जब का जाके आया अब कहीं भी नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा। सिर्फ एक दिन जाना मुझे गंगानगर, वहां जाके और मेरी मार्कशीट लेके आनी है। मार्कशीट क्या, एक फाइनल डिप्लोमा आता है, तो वो डिप्लोमा लेके आना। उसके बाद में कहीं भी नहीं है, एग्जाम से पहले मैं कहता हूँ कुछ मर्जी हो जाए, मैंने नहीं जाना। समय बर्बाद होता है, ऊपर से पढ़ाई बर्बाद होती है, ऊपर से अपना वो पूरा फ्लो एकदम इतना बुरा टूटता है ना जिसकी कोई हद ही नहीं है। अभी मैं वो आज तो बैठ के वो वेब सीरीज देखूं, नेटफ्लिक्स पे एक आई हुई है स्क्विड गेम, मैंने मतलब काफी अच्छी रेटिंग चल रही है। मैंने लास्ट टाइम 1 महीना पहले देखी थी, कास्टल शायद, कैस्टल कुछ ऐसे नाम से थी, MX प्लेयर पे। वो पूरा दिन MX प्लेयर पे देखी थी।
देख लिया करो। अगर आपको लगता है इतना कोई अपने वो नहीं है, बर्डन नहीं है आपके ऊपर, आप देख सकते हो ऐसी चीजें, क्योंकि आपका आपका ही माइंड फ्रेश होगा। अब आप स्क्विड गेम देखूंगा, स्क्विड गेम आज पूरा दिन बस उसी को, और कल तो मतलब मन से ऐसे करके और बैठ जाऊंगा। मुझे पता है अगर मैं पढ़ने के लिए बैठ गया तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक मैं बैठूंगा नहीं तब तक मुझे प्रॉब्लम, और वो बैठना ही मुश्किल लग रहा है कि मतलब आप ये समझ लो कि वो एक गाड़ी है जिसको अपने धक्का लगा के स्टार्ट करते हैं। अगर वो धक्का लगाने में मुश्किल होता है, स्टार्ट होने के बाद में तो अपने आप चलती रहती है। वही मेरा हाल है कि अब जब तक मुझे वो धक्का नहीं लगेगा तब तक मैं नहीं स्टार्ट होऊंगा, पर सुबह तो पढ़ने के लिए बैठूंगा। चलिए सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मैं आज बैठ के पूरी वेब सीरीज वो देखूंगा। आप देखना चाहते हो आप देख सकते हो, नेटफ्लिक्स पे पड़ी है, बहुत अच्छी रेटिंग चल रही है। मतलब मनी हिस्ट मैंने अभी दिल्ली गया था, मैंने ये दिल्ली वाला पूरा सेशन मैंने एक हफ्ता अपना एंजॉय किया, पूरा दबा के एंजॉय किया एक हफ्ता 10 दिन। ये जो है आज भी बैठ के स्क्विड गेम देखूंगा, मनी हिस्ट मैंने देख ली। तो ये जो एक दो सीरीज है जो अपने को पता होनी चाहिए, कई बार अपने दोस्त मित्र से मिलते हैं तो वो अगर इन सीरीज की बात करते हैं अपने को पता नहीं होता, थोड़ा सा ऐसा फील होता है। देखते रहा करो यार, इतना भी कोई अपने बर्डन नहीं है अपने ऊपर की अपने दुनियादारी से बिल्कुल अलग हो जाए। वो समय आएगा जब अब आपको अलग होना पड़ेगा, उस समय अलग हो जाना। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, जब आपका नोटिफिकेशन आ जाए 3 महीने 4 महीने सबसे अलग हो जाना, मोबाइल दुनिया, मतलब आपका कमरा ऐसा कर लेना अंधेरा, आपको दिन रात का ना पता लगे। यहीं पर सेशन एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। इजी स्टडी ऑफिशियल नाम से अपना चैनल है वो ज्वाइन कर लेना। 7229111112 अपना मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका दिन अच्छा रहे, धन्यवाद।